नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, राहुल गांधी की यात्रा विवादों में घिर गई है। उनके एक बयान से पूरे देश में हड़कंप मच गया है। सावरकर को लेकर के उन्होंने जो कल बयान दिया था, 24 घंटे में उसकी गूंज पूरे देश में सुनाई देने लगी है। और कुछ लोग, या यूं कहें कि ज़्यादातर लोग इसके पक्ष में हैं और कुछ लोग इसके विरोध में हैं। जो लोग विरोध में हैं, जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और तमाम हिंदू संगठनों के लोग हैं जो कि सावरकर को भारत रत्न देने की मांग करते हैं। और आपको बता दें कि एक समय था जब अटल बिहारी वाजपेयी ने भारत रत्न देने का प्रस्ताव भी तत्कालीन राष्ट्रपति के.आर. नारायणन के पास भेजा था, लेकिन नारायणन ने उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। तो आज हम इसी पर विश्लेषण करेंगे कि सावरकर का चाल चरित्र चेहरा क्या था, और अगर राहुल गांधी ने उनके देशद्रोह को उजागर कर दिया, अंग्रेजों के साथ उनकी मित्रता, या यूं कहें कि अंग्रेजों के साथ उनका सहयोग और इस देश के साथ गद्दारी को अगर उन्होंने उजागर किया है तो अच्छा ही किया। और पदयात्रा के दौरान महाराष्ट्र में अकोला में किया है तो ये तो और अच्छी बात है, क्योंकि वो सावरकर की धरती है महाराष्ट्र। लेकिन जब से उन्होंने ये बयान दिया है कि इन्होंने अंग्रेजों से माफ़ी मांगी और अंग्रेजों का नौकर बनकर के काम करने के लिए पत्र लिखा था वाइसराय को, उस पत्र को जिसमें कि उनका हस्ताक्षर था, उन्होंने मीडिया को जारी कर दिया और उसका आखिरी हिस्सा पढ़ करके सुनाया भी, अंग्रेजी में भी और हिंदी में भी। उसके बाद से पूरे देश में तूफान सा खड़ा हो गया है और यहाँ तक कि राहुल गांधी को जान से मारने तक की धमकी मिल रही है। आज इंदौर में एक मिठाई की दुकान में एक गुमनाम व्यक्ति आता है और वहाँ पर एक पत्र छोड़ जाता है। वो पत्र किसी को नहीं मिलता, दुकानदार को मिलता है, और वो उस पत्र को लेकर के सीधे पुलिस स्टेशन जाता है। उस पत्र में लिखा हुआ था, राजीव गांधी को वहाँ भेज दिया जाएगा, राहुल गांधी को राजीव गांधी के पास, उनके बाप के पास भेज दिया जाएगा, और कमलनाथ की भी हत्या कर दी जाएगी अगर पदयात्रा इंदौर में या मध्य प्रदेश में प्रवेश की। उसके बाद पूरा मध्य प्रदेश दहल जाएगा, पूरा देश दहल जाएगा बम के धमाकों से। तो इस तरह से यह पत्र कौन लिख सकता है? और राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो कल की सावरकर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसके बाद यह पत्र सामने आता है, तो इसका मतलब है कि पत्र को लिखने वाला कौन हो सकता है उसे बताने की जरूरत नहीं है। मतलब कि राहुल गांधी को पदयात्रा से हट जाने के लिए, पदयात्रा में विघ्न डालने के लिए जो प्रयास हिंदी बेल्ट में होने वाला था, उसका शुरुआत हो गया है, उसकी वानगी मिल गई। मध्य प्रदेश में प्रवेश करने पर भारतीय जनता पार्टी के लोग, आरएसएस के लोग और योगी, मोदी, शाह, जो जितने भी बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के हैं, वे नहीं चाहते हैं कि उनकी जमीन को खिसकने पाए। इसलिए वे तरह तरह के अवरोध उत्पन्न करेंगे, कत्लेआम की धमकी देंगे, मार डालने दहलाने की धमकी देंगे, और कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि उनके हाथ में बहुत कुछ है। सीबीआई, ईडी, आईटी का उपयोग तो कर ही चुके हैं। अब उनका आपराधिक चरित्र बाकी रह गया है, जो कि सामने आने वाला है, और उसी का नमूना है मध्य प्रदेश की मिठाई के दुकान में, इंदौर की मिठाई के दुकान में वह पत्र। इस पत्र को लेकर के पूरे शासन प्रशासन में और पूरे देश में भी हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि इसमें राहुल गांधी की हत्या करने की बात कही गई है। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी को अब लग रहा है कि गुजरात के चुनाव, हिमाचल के चुनाव में अगर उस पत्र का इस्तेमाल कांग्रेस करती है, हालांकि भारतीय जनता पार्टी की तरह कांग्रेस नहीं है,
इस तरह से उस पत्र का दुरुपयोग नहीं करेगी, न गुजरात के चुनाव में, न हिमाचल के चुनाव में। लेकिन अगर उसकी जगह भारतीय जनता पार्टी के लोग होते तो निश्चित रूप से इस पत्र का उपयोग करते और कहते, देखिए हमें तो मार डालने की धमकी दी जा रही है, हमें तो दहलाने की धमकी दी जा रही है और हमारे सामने विघ्न खड़ा किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चरित्र यही है, वो ऐसे ही करते हैं। जिस तरह से गुजरात में 2007 के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो उस समय वहाँ के मुख्यमंत्री थे, जिस तरह से उन्होंने सांप्रदायिकता का मुद्दा उठाया और सोनिया गांधी को जलील करने, सोनिया गांधी को गालियाँ देने, सोनिया गांधी को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहने, कांग्रेस की विधवा, तमाम तरह के संज्ञाओं से नवाजने वाले नरेंद्र मोदी ने इसके पहले वाले चुनाव में 2022 में जो होने जा रहा है, इसके पहले 2017 के चुनाव में किसी कांग्रेसी ने नीच कह दिया था, मणिशंकर अय्यर ने नीच कह दिया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। उसको उन्होंने किस तरह से भुनाया था और रातों रात संवेदना के आधार पर, भावनाओं के आधार पर, रोने के आधार पर गुजरात का चुनावी समीकरण बदल दिया था। ठीक उसी प्रकार से कांग्रेस को भी करना चाहिए। जो पत्र आज इंदौर के मिठाई की दुकान में मिला है, उसे लेकर के, उसे हिमाचल तो हो चुका है चुनाव, गुजरात जाना चाहिए और बताना चाहिए कि सांप्रदायिक तत्व किस तरह से पदयात्रा में विघ्न उत्पन्न कर रहे हैं और किस तरह से मार डालने की धमकी दे रहे हैं। मार डालने, काट डालने की धमकी इनकी तो न सिर्फ राहुल गांधी को ही है, बल्कि मुसलमानों के लिए भी है, दलितों के लिए भी है, पिछड़ों के लिए भी है। सबको ये बोलते भी हैं और मारते भी हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे आपसे सावरकर पर। सावरकर क्या थे, कौन थे, कैसे थे और उनका रहस्योद्घाटन अगर राहुल गांधी ने किया है तो क्यों किया है। सबसे बात तो समझ लीजिए कि उस सावरकर को विनायक दास सावरकर को भारतीय जनता पार्टी के लोग, आरएसएस के लोग या कट्टरपंथी संगठन के लोग या तथाकथित हिंदू लोग वीर सावरकर कहते हैं। लेकिन वो है क्या? असल में वो है माफी वीर सावरकर। विनायक दामोदर सावरकर नहीं, बल्कि माफी वीर सावरकर के रूप में उसे चिन्हित किया जाए तो अच्छा होगा। वो शख्स अपने को राष्ट्रवादी कहता है, लेकिन वो राष्ट्रवादी है नहीं। वो शख्स अपने को हिंदूवादी कहता है, लेकिन हिंदूवादी है नहीं। क्यों नहीं? उसने ही सबसे पहले हिंदुत्व के आधार पर पाकिस्तान का विभाजन करने की बात कही थी कि हिंदू राष्ट्र या हिंदुओं का देश भारत अलग होना चाहिए और पाकिस्तान अलग होना चाहिए। और बाद में जिन्ना ने इस बात को लपक लिया और उन्होंने द्विराष्ट्र के इनके सिद्धांत को व्यवहारिक रूप देने के लिए गांधी के ऊपर, नेहरू के ऊपर, पटेल के ऊपर, अंबेडकर के ऊपर, अंग्रेजों के ऊपर दबाव डालने का काम किया। फलस्वरूप पाकिस्तान का बंटवारा हो गया। लेकिन जब बंटवारा हो गया, उसके बाद यही सावरकर गांधी जी की हत्या में शामिल होता है और हत्या में, हालांकि इसके खिलाफ पुख्ता सबूत नहीं मिल पाए, इसलिए इसकी फांसी नहीं हुई, बच गया, बाल बाल बच गया। लेकिन गोडसे के खिलाफ मिला सबूत और वो उसकी फांसी हो गई। तो यह शख्स दो मुहा सांप की तरह है। कभी कहता है कि द्विराष्ट्र का सिद्धांत होना चाहिए और कभी उसके विरोध में द्विराष्ट्र को व्यवहारिक रूप देने वाले गांधी जी की हत्या कर देता है या करवा देता है। और दूसरी बात यह है कि अंग्रेजों के खिलाफ इसने शुरू में कुछ काम किए थे जिसे कि राष्ट्रभक्ति के दायरे में लाया जा सकता है, राष्ट्रभक्त कहा जा सकता था। उनके आधार पर, कुछ कारनामों के आधार पर नासिक के डीएम को इसने मारा था और उसके बाद वाइसराय इतना कुपित हुआ कि इसे काले पानी की सज़ा दे दिया 20 सालों के लिए। और उस काले पानी की सज़ा में अंडमान निकोबार की जिस जेल में रखा गया था, उससे यह शख्स निकल करके, कूद करके, समुद्र में कूद करके भागने की कोशिश भी की थी। लेकिन जब भागने की कोशिश की थी तो उसी समय ब्रिटिश पुलिस ने इसका पीछा कर लिया और चोर 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 कहते हुए इसे जा करके धर दबोचा। उसके बाद इसने
माफीनामा लिखा और एक नहीं 1911 से लेकर के 1934 तक 6 मर्सी पिटीशन लिखा इसने, माफी के लिए आवेदन किया इसने। और उसके बाद जब इसे जेल से छोड़ा गया तो ये रत्नागिरी छोड़ करके, महाराष्ट्र में रत्नागिरी पड़ता है, वहाँ से छोड़ करके कहीं नहीं किया और कोई क्रांति नहीं किया, कोई युद्ध नहीं किया, कोई लड़ाई नहीं किया, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का साथ नहीं दिया, भगत सिंह का, सुखदेव का और जितने भी गरम दल और नरम दल के योद्धा थे किसी का साथ नहीं दिया, यहाँ तक कि सुभाष चंद्र बोस तक का साथ नहीं दिया इसने, क्योंकि ये वचनबद्ध हो चुका था और अंग्रेजों से पैसे खाता था, पेंशन लेता था, इसको पेंशन देती थी। पेंशन तो एक तरह से घूस हुआ, किसी भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को, किसी भी भारतीय को जो कि स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित रहा हो, जिसे जेल हो चुकी हो, उसे घूस दिया जाए, उसे पेंशन नाम दिया गया था उसे। तो ये अंग्रेजों का पैसा खाता था और अंग्रेजों की दलाली करता था और भारत के योद्धाओं की, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की जासूसी करता था। और यही शख्स हिंदुत्व का सबसे बड़ा पुरोधा माना जाता है। किस लिए पुरोधा माना जाता है? कि इसने कहा है कि 4 वेद तो होते ही हैं, मनुस्मृति भी एक वेद है, उसे 5वां वेद कहना चाहिए। इसी से अनुमान लगाया जा सकता है कि यह शख्स कितना बड़ा जातिवादी, कितना बड़ा छुआछूत का समर्थक, कितना बड़ा समाज को विभाजित करने वाले, विखंडित करने वाले मनुस्मृति का अगर ये पुरोधा है, अगर ये मनुस्मृति को 5वां वेद मानता है, तो इसका मतलब कि मनुस्मृति में वर्णित सभी सिद्धांतों को ये फॉलो करता है और उनके समर्थन में खड़ा है। और उसी समय मनुस्मृति को ऐतिहासिक काल से राजे रजवाड़ों ने एक संविधान के रूप में काम लिया उसे, और उसी के आधार पर शासन किया। दलितों पर, पिछड़ों पर, मुसलमानों पर, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार किया। और उसके बाद फिर जब मनुस्मृति के दहन का समय आया तो अंबेडकर का विरोध किया था, लेकिन अंबेडकर ने कि सब विरोध को झेलते हुए मनुस्मृति का दहन किया था। और अंबेडकर अगर जीवित होते और लंबे समय तक तो शायद जितने भी इनके वेद हैं, पुराण हैं, 18 4 वेद, 18 पुराण, जितने उपनिषद हैं, सबको जला दिया होता इसमें, क्योंकि इसमें जहर के अलावा और कुछ भी नहीं है, इसमें नफरत के अलावा और कुछ भी नहीं है, इसमें अंधविश्वास, पाखंड के अलावा कुछ भी नहीं है। हिंदुओं के जितने भी धर्म ग्रंथ हैं उसमें लड़ाई, मार डालने, काट डालने जो इनकी सोच होती है वही बातें लिखी गई हैं। छुआछूत की बातें हैं, अस्पृश्यता की बातें हैं, ऊंच नीच की बातें हैं, जातिवाद की बातें हैं, धर्म और पाखंड की बातें हैं, अंधविश्वास की बातें हैं। हनुमान एक बंदर और वो सूरज को खा जाए और उसे हम विश्वास कर लें, हमसे ज़्यादा मूर्ख कोई नहीं है। और हमारी ही तरह मूर्खता बहुजन समाज के लोग कर रहे हैं जो लोग हनुमान की पूजा करते हैं। उन्हें प्रश्न उठाना चाहिए कि कितना बड़ा सूरज, अगर कोई किसी को खाता है तो उससे बड़ा उसका आकार होना चाहिए। इसका मतलब कि सूरज से भी बड़ा आकार इसका था, बंदर का। सूरज से भी बड़ा इसका मुंह था जो कि उसने सूरज को निगल लिया। मतलब ऐसी कपोल कल्पित बातें उन्होंने बता दिया हमें और हमने विश्वास कर लिया और उनकी हम पूजा करने लगे। इससे बड़ा अंधविश्वास तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो यही सब चीज़ें वेदों में, इनके धर्म ग्रंथों में, रामचरितमानस में, वाल्मीकि रामायण में, जितने भी धर्म ग्रंथ हैं उसमें अंधविश्वास, पाखंड, छुआछूत, अस्पृश्यता, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। इसीलिए अंबेडकर ने जलाया भी, और अगर होते तो सारा का सारा जला देते। तो इस तरह से सावरकर ने जो कुछ गतिविधियां की इस देश के साथ, इस राष्ट्र के साथ, उसने गद्दारी किया है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के साथ गद्दारी किया है। और अगर उस गद्दार की पोल खोल करते हैं राहुल गांधी अपनी पदयात्रा के दौरान, तो ये स्वागत योग्य है। बहुत से लोग कह रहे हैं कि उन्हें नहीं करना चाहिए था, लेकिन अगर इनसे डर डर के चलिएगा और इनका उद्घाटन नहीं कीजिएगा, इनका भंडाफोड़ नहीं कीजिएगा, तो ऐसी यात्रा का मतलब क्या? राहुल गांधी को चाहिए कि वर्तमान समस्याओं पर भी प्रकाश डाले, लोगों को अवगत करे, उसे महंगाई पर, गरीबी पर, महामारी पर, जितनी भी कमियां गवर्नमेंट की है, सब लोगों को राह चलते हुए बताने का काम करें और इनके अंधविश्वास, पाखंड को खत्म करने का भी काम करें। और जिस तरह से उन्होंने
सावरकर को गद्दार बताया, उन्होंने शब्दों के तहत तो गद्दार नहीं कहा है, लेकिन अंग्रेजों का नौकर होने का मतलब, अंग्रेजों का नौकर कहने का मतलब एक तरह से इस देश के साथ गद्दारी ही कही जा सकती है। तो जिस तरह से उन्होंने इसका भंडाफोड़ किया है और लोगों को, आम आदमी को बताया है और इतिहास का साक्ष्य सामने रख करके, पेश करके उन्होंने अपनी बात कही है, उसे कोई झुठला नहीं सकता है। लेकिन उन्हें मार डालने की धमकी मिल रही है, उन्हें काट डालने की धमकी मिल रही है, उनके पदयात्रा को बंद करा देने की धमकी मिल रही है, उनके FIR उनके खिलाफ दायर किया जा रहा है। कोई क्या होगा FIR में? कुछ भी नहीं होगा। जब उन्होंने कोई न भड़काऊ भाषण दिया है, न तो कोई भड़काऊ बातें कही हैं, न देश को तोड़ने वाली बातें कही हैं, तो कुछ भी नहीं होगा। उन्होंने इतिहास के फैक्ट को पेश कर दिया और ऐसे ही फैक्ट को पेश करना चाहिए। अगर कोई भी बात करनी चाहिए तो फैक्ट के आधार पर ही होनी चाहिए, वरना होनी ही नहीं चाहिए। लेकिन बहुत से ऐसे तथ्य होते हैं, बहुत से ऐसे मुद्दे होते हैं जिनका कि कोई फैक्ट होता ही नहीं है। बहरहाल, जिस तरह से आज की राजनीति चल रही है और एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालने का काम किया जा रहा है, उस काम में लगता है कि अब राहुल गांधी भी निपुण हो रहे हैं और होना ही चाहिए। जैसे को तैसा का मुहावरा लागू ही होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी अगर साम दाम दंड भेद से चुनाव जीतना चाहती है तो कांग्रेस को भी साम दाम दंड भेद से चुनाव जीतने में परहेज नहीं करना चाहिए। लोहा लोहे को ही काटता है। इस तरह से अगर राहुल गांधी इन कट्टरपंथी शक्तियों का, धार्मिक अंधविश्वास वाली शक्तियों का रहस्योद्घाटन करते रहेंगे, भंडाफोड़ करते रहेंगे, तो निश्चित ही दलित समाज के लोग, OBC SC ST समाज के लोग इन्हें साथ देंगे, 100% साथ देंगे। और जिस तरह OBC SC ST के लोग मुड़ जाएंगे, उस सत्ता को बनाने में देर नहीं लगाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।